नमस्कार बच्चों, आशा है आप सब स्वस्थ होंगे और अपने परिवार का भी ध्यान अच्छे से रख रहे होंगे। पढ़ाई आप कंटिन्यू कर रहे होंगे। जो हम डेली के लेक्चर डिलीवर करते हैं आपको डेली देखने हैं और उसके बाद खुद भी एक सेल्फ स्टडी की हैबिट आपको बना लेनी है ताकि आपका जो काम है वो पेंडिंग ना रहे। डेली का काम डेली करना ज़रूर है। आपके एग्ज़ाम का कुछ नहीं पता, कभी भी किसी भी टाइम हो सकते हैं। आप घर बैठ के नहीं पढ़ोगे और आपके एग्ज़ाम की जो डेट आ जाएगी फिर आपको ज़्यादा सिलेबस हो जाएगा और कवर अप नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको डेली की जितनी भी वीडियो अपलोड की जाती हैं उनको देखना है और एक सेल्फ स्टडी की आदत डालनी है। ओके, आज जिस जनजाति के बारे में हम पढ़ेंगे वो है खासी और खरिया जनजाति। कल हमने जिस जनजाति के बारे में पढ़ा था, एक तो थी गधी जनजाति और दूसरी थी आपकी थारू जनजाति। जो खासी जनजाति है वो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा बोलने वालों के मोन खमेर निकोबार समूह के लिए प्रयुक्त किया गया है। ये वर्ड खासी वर्ड एक लाक्षणिक शब्द है। वैसे तो ये खासी है जो पहाड़ियों में रहने वाली जनजातियों उपवर्गों के अंदर पाया जाता है। अगर आपको याद हो 7 सिस्टर में गारो, खासी और जो जयंतियाँ हैं उसकी पहाड़ी पाई जाती हैं, अगर आपको याद हो तो। चलो, ये आपकी खासी जनजाति के एक नृत्य दिखाया गया है। उसके बाद खासी जनजाति के जो जयंतिया, खासी और पनार मैंने बताया पश्चिम में लिंगम के अतिरिक्त सिंतोई, भोई और खैरनियम में भी शामिल है। ये खासी जनजाति की एक फ़ोटो दिखाई गई है। अब इसमें थोड़ा सा चाइनीज़ सा लुक आपको दिखाई दे रहा होगा, नेपाली सा लुक दिखाई दे रहा होगा। नाकें चौड़ी हैं, गाल उभरे हुए हैं, माथा चौड़ा है, बाल लहरदार हैं, सीधे हैं। तो आपकी जो फिजिकली शारीरिक लक्षण देखोगे, कद इनका क्या होता है, छोटा होता है, सिर गोल होता है, चेहरा चौड़ा होता है और नाक भी चपटी होती है। फ़ोटो से ही आप आइडिया लगा सकते हो। ओके, अब इसके बाद बात करते हैं ओरिजिन की उत्पत्ति के बारे में। जो ये आपकी खासी जनजाति है, इसकी उत्पत्ति के जो इनकी लोक कथाएँ हैं उनसे पता लगता है कि इनकी उत्पत्ति लोग देवीय रूप से मानते हैं कि इनकी जो डिवाइन ओरिजिन है उनसे माने गया है। 7 परिवारों की संतानें हैं जिन्हें किन्ह्यू त्रेप कहा जाता था। खासी क्या है, रीलूम भी कहा जाता है खासी को। खासी का जो मैदानी लोग हैं जो अन्य रहते हैं, तो इसमें खासी भाषा में खासी का अर्थ है कि वे लोग जो पश्चिम से आए हों। ओके, खासी का जो वर्ड यूज़ किया जाता है इनके लिए, वो लोग होते हैं जो पश्चिम से आए हों। भारत में अंग्रेजों का आगमन से पूर्व इतिहास अल्पज्ञात है इनके बारे में। तो हमें थोड़ी ही मौखिक जो इनकी जो प्राचीन व समृद्ध मौखिक परंपरा है, शानदार इतिहास के ताने बाने बुनने में मदद करती है। निवास क्षेत्र की बात करते हैं। अभी अभी मैंने बताया 7 सिस्टर, गारो, खासी, जयंतिया जो पहाड़ियाँ हैं, मेघालय है, असम है, त्रिपुरा है, वहाँ पे इनकी लोकेशन पाई जाती है। एक तो आपके हो गया मेघालय और आ गया कुछ खासी जयंतियाँ असम, त्रिपुरा, और जो त्रिपुरा की खासी है उसको खसिया जनजाति भी कहा जाता है, इसी का ही सब पार्ट है। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था गारो, खासी, जयंतिया की वहाँ पे क्या पाई जाती हैं, पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। उत्तरी ढलानों पर वहाँ पे ब्रह्मपुत्रा नदी भी है और दक्षिण ढलानों पर आपकी सुरमा नदी है। ओके, उसके बाद है भौगोलिक दशाएं की बात करते हैं। मेघालय का कटा फटा भाग है, पहाड़ी प्रदेश है। तो पहाड़ी प्रदेश है भाई, झीलें भी होंगी, नदियाँ भी होंगी, सरिताएँ भी होंगी, छोटे छोटे नाले भी होंगे। जो हाइट है 1951 मीटर है और वार्षिक वर्षा है जो 250 से 300 सेंटीमीटर पाई जाती है। आपको पता है कीपा आकार की, वहाँ पे कीप आकार का मतलब होता है फनल टाइप, ऐसी वहाँ पे पहाड़ियाँ हैं। चारों तरफ पहाड़ियाँ होने की वजह से जब हवा यहाँ एंटर करती है तो राउंड राउंड शेप में ऊपर उड़ती है और हैवी रेनफॉल करती है। मवासी नाम चेरापूंजी यहीं पे पाया जाता है। इनको मेघालय का मतलब है मेघों का घर, ठीक है। मेघ क्या होते हैं, बादल, आलय का मतलब क्या होता है, घर। तो मेघों का घर माना गया है इसको। बादल छाए रहते हैं। मवासी नाम में सबसे ज़्यादा रेनफॉल जो होती है वो इसी एरिया में। शारीरिक लक्षण के बारे में हम बात कर चुके हैं। कद छोटा, चेहरा कद छोटा होता है, चेहरा चौड़ा होता है और इसका सिर गोल होता है। नाक भी इनकी चपटी होती है। बात करते हैं इनके व्यवसाय के बारे में। एक मिनट भाई, बात करते हैं इनके व्यवसाय के बारे में। व्यवसाय जो इनका होता है इस जनजाति का, वैसे तो ये बाजारों मुख है। बाजारों मुख का मतलब क्या होता है कि जो भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी या फिर कोई भी एक्टिविटी इनके द्वारा की जाती है
वो ये चाहते हैं कि वो बाज़ार में बेचें, ठीक है, व्यावसायिक रूप से हो, तो बाज़ार मार्केट ओरिएंटेड है। इसमें स्त्रियों की भूमिका है जो अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। लगभग 80% जो खासी जनजाति है उसका जो कार्य होता है कृषि कार्य होता है, वे कृषि कार्य में लगी होती है। नगरीय व औद्योगिक क्षेत्रों में रोजगार की कमी कृषि पर अधिक निर्भरता के लिए उत्तरदायी है। इसका कहने का मतलब क्या है कि नगरों में इनके लिए काम नहीं है और इनके लिए बेरोजगारी है, और बेरोजगारी है, इनको काम की आवश्यकता है, तो इसलिए ये क्या करते हैं भाई, बाजारोन्मुख हो गए हैं। और अपनी ये खासी जनजाति का घर दिखाया गया है कि कैसे होता है। उसके बाद तो ये अभी मैं इसके बारे में बढ़ा रही थी कि सीढ़ीदार खेत है, 80% यहाँ पे खेती की जाती है। एक मिनट भाई, ओके। और सीढ़ीदार खेत है, स्थानांतरित कृषि की जाती है। स्थानांतरित कृषि क्या होती है पहले ही बता चुकी हूँ। ये आपका कोई फील्ड है और ये आपका अनोदर फील्ड है। यहाँ पे कुछ टाइम के लिए इन्होंने खेती की, खेती करने के बाद ये फर्टाइल नहीं रही है ज़मीन, इसको छोड़ के यहाँ पे आ गए और यहाँ पे खेती की एक्टिविटी करने लगे और इस ज़मीन को खाली छोड़ देते हैं। ये आपकी स्थानांतरित कृषि मानी जाती है। और जगह जगह बदल के जंगल काट के ये करते रहते हैं। उसके बाद सीढ़ी नुमा के बारे में भी मैं बता चुकी हूँ कि जो आपके हिली एरिया होते हैं ये ऐसे स्टेप फार्मिंग होती है ताकि मिट्टी का कटाव न हो। और दूसरी बात ये है कि जो संकरी नलियाँ होती हैं खेतों की क्यारियाँ अत्यंत सावधानी से बचाया जाता है। जो नलियाँ होती हैं वो भी इरोजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। बाजारोन्मुख क्यों है, क्योंकि इनके लिए भाई उधर जो बाज़ार हैं उधर इनके लिए व्यवसाय नहीं है, रोज़गार नहीं है, तो 80% लगभग ये खेती के कार्यों में लगे रहते हैं। ये क्या ज़्यादा उगाते हैं, कोदा, फावड़ा और कोदू है जो ये ज़्यादा उगाते हैं। ये आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कि ये क्या है भाई, ये जंगल में पाए जाने वाले कंदमूल जैसी हैं। 1830 से 1930 के बाद चावल की खेती का इनमें प्रचलन चला। धनधायनी फसल इसको जो आलू है उसको कहा गया। उसके बाद प्रतिभूमि का अनुपात घटता रहा। प्रतिभूमि क्या होती है, अभी अभी मैंने बताया कि ये कोई फील्ड है और ये अनोदर फील्ड है। अब यहाँ पे कृषि करते करते ये अनुपजाऊ हो गया तो इसको 8-10 साल कुछ टाइम के लिए खाली छोड़ दिया जाता था और यहाँ पे खेती की जाती थी। जब इसको छोड़ के इस पे खेती की जाती है तो इसको स्थानांतरित कृषि कहे जाते हैं। और इसको जितने टाइम के लिए छोड़ा जाता है उसको प्रतिभूमि कहते हैं। तो प्रतिभूमि का अनुपात कम होने लगा, कहने का मतलब ये लोग अब खाली ज़मीन कम छोड़ते हैं, एग्रीकल्चर की एक्टिविटी करते रहते हैं। उसके बाद है चावल की पैदावार क्या है, घटने लगी है। अब खासी क्या, मोटे अनाज हो गए, चावल के आलू हो गए और चावल और आलू को हेरफेर से बोलने लगे। क्रॉप रोटेशन क्या होता है, एक अच्छी टेक्निक है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन के माध्यम से क्या होता है कि आपके पास ये कोई खेत है, ये कोई अनोदर खेत है। अब इस खेत में आपने एक टाइम के लिए गेहूँ उगा दिया, मतलब वीट उगा दिया, यहाँ पे वीट हो गया और यहाँ पे राइस हो गया। तो कंटिन्यू यहाँ पे वीट, फिर से वीट, फिर से वीट, फिर से राइस, 2 ही फसलें यहाँ पे उगाते रहे तो क्या हो जाएगी, जो प्रॉपर एक मिनरल्स हैं, प्रोटीन्स हैं, खनिज हैं, लवण हैं, उसमें उस मिट्टी की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, जिसकी वजह से मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है। जब क्रॉप रोटेशन से फसलों को बार बार ऐसे बोया जाता है कि कभी उसमें गेहूँ, कभी चावल, कभी उसमें दाल, कभी उसमें आलू, तो दाल तो नहीं उगाते, दाल तो राजस्थान एरिया की फसल है, फिर भी ऐसे बदल बदल के फसलें बोने से क्रॉप रोटेशन के माध्यम से आपकी जो उर्वरता है वो बनी रहती है। जहाँ मेघालय में जंगल पाए जाते हैं वहाँ पे लकड़ी होती है, बांस, चारकोल आदि का उत्पादन किया जाता है। इनके जो घर हैं अभी मैंने दिखाया था, ये इनके घर हैं, ठीक है। बांस होता है, इनके घर को बनाने के लिए बेत, सरकंडो, स्लेट और छप्पर का प्रयोग करते हैं। बांस की दीवारें होती हैं, ये आपको अच्छे से दिख रहे होंगे यहाँ पे कि ये बड़ा नहीं है, ओके। उसके बाद हाँ, घर के बारे में हम बात कर चुके हैं कि कैसा इनका घर होता है। भोजन जो आता है, इनका मुख्य भोजन है, आपने जितनी भी जनजातियाँ देखी होगी मेनली भोजन आपको चावल ही मिला होगा, ठीक है। मांस, मछली और जो दालें हैं उनका भी प्रयोग करते हैं, ठीक है। इनमें भोजन जो के बारे में कुछ वर्जनाएँ हैं, टैबूज भी इसमें क्या है, कुछ वंश, कुछ विशेष प्रकार का भोजन गर्भावस्था एवं प्रजनन के दौरान नहीं खाए जाते। बात करते हैं भाषा की। गारो जो खासी की अतिरिक्त ये भाषा है, अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। बोलने से क्या है, इसमें रोमन लिपि से परिचित होती है ये भाषा। थॉमसन जोन्स ने 1842 में करा था इस ईसाई मिशनरी से। उसके बाद इसमें चेरापूंजी बोली को रमन लिपि में ये एक क्या है आपका घर दिखाया गया है जो खासी जनजाति का घर है, ओके। भाषा क्या बताया था मैंने, खासी के अतिरिक्त लोग अनेक प्रकार की बोलियां बोले जाती हैं।
बोली से बोलने वाले मूल स्थान का ज्ञान होता है कि इन लोगों को रोमन लिपि से परिचित है। और ये बात किसने बताई थी? थॉमसन जैन्स ने 1842 में बताई थी। ये इनका घर दिखाया हुआ। ये लोकेशन है भाई खासी जनजाति की। पूर्वी गारो खासी जनजाति की पहाड़ियाँ बताई थी। यहाँ गारो की हैं, यहाँ खासी, और यहाँ जयंतिया की। इधर आओगे जब तो शिलांग, पूर्वी खासी, मवासिनराम, चेरापूंजी, यहाँ पे हैवी रेनफॉल होती है। मवासिनराम इसी का है, यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा रेनफॉल यहाँ पे पाई जाती है। उसके बाद बात करते हैं इनके सामाजिक संगठन की। सामाजिक स्त्रीकरण में सबसे पहले की स्वयं राजवंशी या सर्वोच्च वर्ग माना जाता है। उसके बाद वाला होता है की लियोंग, धर्म और परंपराओं का रक्षक ये माना जाता है। राजवंशी की स्वयं की जो लिहो होता है परंपराओं का रक्षक, और मंत्री वंश जो होता है राज को हाथ में बटाने वाला, और प्रजावंशक होता है जो जनजाति की आम जनता की जो रक्षा करता है। विवाह की बात करते हैं। इसमें विवाह जो है वो पुनर्विवाह इसमें जो यह जनजाति की इस जनजाति में जो विवाह की प्रथा है वो ऊंच नीच का स्तर होने के बावजूद भी आपसी विवाह संबंध इसमें कायम रखे जाते हैं। और विवाह है जो एक पत्नी और एक पति की प्रथा है। कई में आपने देखा होगा कि या तो बहुपत्नी और या बहुपति की प्रथा पाई गई कुछ जनजातियों में। पिछली जनजातियों में बहुपति की प्रथा हमने देखी थी अपनी जनसंख्या को कम करने के लिए और अपनी जो संसाधन है उनको ज़्यादा न बांटने के लिए। तलाक और पुनर्विवाह का भी इसमें चलन है। ठीक है, तलाक हो जाता है या पुनर्विवाह भी इसमें कर सकते हैं। स्वामित्व मेनली जो होता है इसमें मेन जो बात है, स्वामित्व किसके हाथ में होता है? नारियों के हाथ में होता है। जो साज सज्जा है स्त्रियों में वो खासी पुरुष और स्त्रियाँ आभूषण पहनते हैं। स्त्रियाँ सोने के मन के भी पहनती हैं, पट्टीनुमा मुकुट भी पहनती हैं, हार पहनती हैं। वही बड़ी रिच दिख रही है ये जनजाति तो आपको। ठीक है, अब खासी जनजाति है उसके बाद ही अंतर संगीत संस्कृति प्रेमी होते हैं ये लोग। धर्म की बात करें तो खासी धर्म आज भी प्रचलित है। सेंग खासी आंदोलन से खासी धर्म संस्कृति के परीक्षण में अहम भूमिका निभाई थी। 20वीं शताब्दी के बाद परिवर्तन में जुटे तो कुछ लोग इस खासी धर्म से ईसाई धर्म में परिवर्तित हो गए। शिक्षा के प्रचार और विदेशियों के संपर्क में आने से इन लोगों की कार्यशैली में बदलाव आया है। उसके बाद खासी लोगों को जो दाह संस्कार है किसी महामारी या रोग होने पर तो उसको दफना देते हैं, अन्यथा इसमें जलाया जाता है शव को। और वंश चेतना की इन लोगों में थोड़ी सी जो है चेतना बढ़ी है, चेतना जागृत होने लगी है क्योंकि ये लोग बाहरी लोगों के संपर्क में आए हैं। बाजार उन्मुख होने की वजह से सांस्कृतिक नवाचार कल्चरल इनोवेशन का मूल मंत्र रहा। इसमें जनजातीय पहचान की रक्षा का आंदोलन परिपक्व होने लगा है। उसके बाद जो सामाजिक संस्कृति है सेंग खासी आंदोलन 1899 में इसमें चला था और ईसाई ने के इनमें धर्म का प्रचार हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपकी ये मैं बता रही थी ना कला प्रेमी है भाई, ये इन्हीं के द्वारा बनाया गया खासी लोगों के द्वारा। ये इनका घर है। पीपल ऑफ साउथ एशिया खासी, अभी मैंने बताया कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा आपका खासी जनजाति का इस एरिया में पाया जाता है, लेकिन यहाँ भी कुछ कुछ लोग इस जनजाति के पाए जाते हैं। अब बात करते हैं आपकी खरिया जनजाति के बारे में। ये खासी जनजाति थी। अब खरिया जनजाति के बारे में पढ़ते हैं। जो खरिया जनजाति है खरखरिया या कूड़े की पालकी अथवा कूड़े से व्युत्पन्न भी इसको माना जाता है। इसको राघवैया और रिसेल ने खरिया को 6 उपजातियों में बांटा है। 6 में ब्रेगा, ढालकी, दूध, अरंगा, मुंडा और इत्यादि जनजातियां हैं। उसके बाद ओरिजिन की बात करते हैं। जो खरिया लोग हैं वो मानते हैं कि उनका जो उनकी उत्पत्ति हुई है मटर मुर्गी के अंडे के छिलके से हुआ है। ठीक है, मटर मुर्गी के अंडे के छिलके से हुआ। बड़ा अजीब सा लगता है आपको ये कि इन लोगों की जो उत्पत्ति है मटर मुर्गी के अंडे से हुई है। जो भी है भाई, फिर भी इनके एक ये मानना है कि ऐसा हुई है। लोक कथाओं में इनके प्रचलित है, लोकगीतों में। निवास क्षेत्र ओडिशा की खरिया, मयूरभंज, सुंदरगढ़ और जो संबलपुर है उसमें पाया जाता है। कहाँ पे है इनका जो हैबिटेट है? जो उड़ीसा हो गया, खरिया हो गया, मयूरभंज हो गया और संबलपुर और सुंदरगढ़ में पाया जाता है। मयूरभंज का मूल निवासी मानते हैं ये खरिया जनजाति स्वयं को। झारखंड के छोटा नागपुर में सिंह भूमि में ढालकी दूध उपजाति इसकी पाई जाती हैं। रोहतासगढ़ से चलकर खैरगढ़ तक। छत्तीसगढ़ में है, पश्चिम बंगाल में है। बात करते हैं भौगोलिक दशाएं की। भौगोलिक जो दशाएं हैं इसके लिए भाई उबड़ खाबड़ सी है, छोटी छोटी नदियां हैं, जलवायु मानसून प्रकार की है और इस जलवायु में
मानसूनी प्रकार की जलवायु, छोटी छोटी नदियां हैं, इसमें सागवान शीशम जैसे पेड़ पाए जाते हैं, शहतूत के वृक्ष ज़्यादा पाए जाते हैं, लोहे की खदानें, तांबा, मैंगनीज आदि इत्यादि पे यहाँ पे पाया जाता है। उसके बाद ये जो दिखने में कैसे होते हैं, जो खरिया जनजाति के लोग होते हैं, अभी हमने भौगोलिक दशाएं के बारे में की। मानसून जलवायु है, छोटी छोटी नदियां हैं, उबड़ खाबड़ पहाड़ियां हैं, जो सागवान शीशम महुआ के पेड़ पाए जाते हैं, जामुन, बरगद, पीपल। शारीरिक लक्षण क्या है, छोटे और मध्यम कद के होते हैं और इनके सिर की आकृति लंबी होती है, जबकि चेहरा और नाक चौड़े होते हैं। जो पिछली जनजाति थी, हमने थोड़े थोड़े लक्षण हैं जो इसके उसी से मिलते हैं। बात करते हैं इनके भोजन की। पिछले में भी हमने क्या किया था, जो उनका भोजन था, चावल उसका फेवरेट था, साग सब्जी, मछली और कंदमूल, फूल इत्यादि तो खाते हैं। चावल को भूनकर, भात बनाकर, उबालकर, आलू को उबालकर भी खाया जाता है। चावल के साथ भाई बहुत तरह की चीज़ें होती हैं, जैसे पत्तियाँ होगी, गाजर, मूली आदि खाने का प्रचलन है। महुआ और तिल के जो फूल होते हैं उसको पीस कर ये रोटी बनाते हैं। हरिया है जो इनकी मदिरा बनाई जाती है चावल से, औषधि रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। अब तक हमने जितनी भी जनजातियाँ की, हर जनजाति में ये मदिरा वाला तो भाई हर किसी में मिल रहा है। बात करते हैं भाषा की। यह जनजाति खरिया भाषा है जिसका प्रयोग करते हैं और ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा की ये वर्ग रहा है। मुंडा शाखा से संबंधित है। हिंदी, ओडिया, सादरी आदि भाषाओं में भी ये लोग बात कर लेते हैं। बात करते हैं वस्त्रों की। धोती, कुर्ता, कमीज, पजामा आदि पहने लगे हैं। थोड़े मॉडर्नाइजेशन होने लगा है, एजुकेटेड वर्ग से मिलने लगे हैं ये लोग। साड़ी, ब्लाउज इत्यादि होता है। घर और अधिवास की, अभी मैंने घर दिखाया था, इनका घर कैसे होता है। डिस्पर्स्ड का मतलब होता है कि जो आपकी घर होते हैं वो दूर दूर होते हैं। ऐसे हो गया, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, तो दूर दूर जब घर होते हैं उसको डिस्पर्स, 8 से 10 घर एक जगह पे होते हैं। क्लस्टर्ड का मतलब क्या होता है कि बिल्कुल सटे सटे घर होते हैं, तो उसको क्लस्टर्ड बोला जाता है। और डिस्पर्स्ड का मतलब क्या होता है, जब दूर दूर पाए जाते हैं। चुनाव, इस समुदाय में बड़े बूढ़े हैं जो सुरक्षा, पेयजल के स्रोतों, खेती, उपजाऊ जमीन आदि के बारे में ध्यान रखते हैं, उनके द्वारा किया जाता है। अभी हमने भाषा के बारे में, वस्त्र के बारे में, घर और अधिवास के बारे में, जो इनका घर है। अच्छा, इसमें घरों में क्या होते हैं, पेयजल स्रोत, खेती आदि के लिए होता है। दूसरा होता है कि खरिया के जो उपवर्ग डाल के समुदाय गांव अपेक्षाकृत थोड़े से बड़े होते हैं और इनके घरों में एक पूजा का स्थल होता है, एक नृत्य के लिए आंगन होता है, एक शमशान भूमि का भी प्रावधान होता है जहाँ पे इनकी बस्तियाँ होती हैं, और गांव में एक पंचायत घर भी होता है। खरिया लोगों को चकोर झोपड़ी की आकृति होती है, बांस, पत्थर, छप्पर से बनाई जाती है। आजकल पत्थर का यूज थोड़ा बढ़ने लगा है। एक सोने का कमरा होता है, एक स्टोर रूम भी होता है इसमें। अविवाहित जो युवक युवतियाँ होती हैं उनके लिए एक शयनशाला होती है जिसमें वो जाकर सोते हैं, अलग से होती है वो उनके लिए। उसके बाद है व्यवसाय की बात करते हैं। भाई चकोर होती है, शयनशालाएँ होती है, एक अलग से स्टोर रूम होता है। उसके बाद व्यवसाय की बात करते हैं। मुख्यतः जंगलों में स्थानांतरित कृषि करते हैं। स्थानांतरित कृषि वर्ड कई बार आ चुका है, अब तक आप समझ गए होंगे कि एक जगह से छोड़ के बदलते रहना है जगह को, तो स्थानांतरित या शिफ्टिंग कल्टीवेशन उसको कहा जाता है। और दूसरा, ये जंगलों से कंद मूल, बेर, शहद इत्यादि एकत्रित करते हैं। बहुत सारे जानवरों का शिकार भी करते हैं। मैदान, तालाब, नदियों से मछलियों को भी पकड़ते हैं और पक्षियों को जाल में फंसाने में ये लोग बड़े ही क्या हैं भाई, चतुर हैं। अभी जो हमने इनके बारे में पढ़ा, शिकार करते हैं, तालाबों से मछली पकड़ना, पक्षियों को जाल में फंसाना, पालकर कुछ विशेष आय का प्रयत्न किया जाता है, लकड़ी या कंदों को बेचकर। उसके बाद सामाजिक संगठन के बारे में बात करते हैं कि खरिया जनजाति सामाजिक जीवन पर शिक्षा, नगरीकरण, औद्योगिकरण का बहुत प्रभाव पड़ा है। जब ये लोग ऐसे समाज से मिलते हैं तो इनमें जो थोड़ी इम्प्रूवमेंट हुई है। फैमिली में जो इनका न्यूक्लियर परिवार की तहरीज देते हैं। खरिया नाभिक परिवार क्या होता है, संस्कारों और रीतियों, स्त्रियों में महत्वपूर्ण योगदान है इसका। और मृतक की जो संपत्ति होती है उसके पुत्रों में बराबर बांट दी जाती है। मृतक को ये लोग क्या करते हैं भाई, दफनाते हैं। ठीक है, मृतक को ये लोग दफनाते हैं। बात करते हैं विवाह की। इस जनजाति में जो बाल विवाह है, एक मिनट, वैश्य विवाह होने लगे हैं, बाल विवाह नहीं होते हैं इसमें। उसके बाद अदला बदली का विवाह भी होता है। एक विवाह का प्रचलन है, दुल्हन का मूल्य देना पड़ता है और माथे पे गुदी हुई 3 जो रेखाएं होती हैं, ऊर्ध्वाधर और चूड़ियाँ, वो विवाहित जो महिला है उसकी निशानी मानी जाती है। पंचायती है जो एक महत्व होता है गाँव का, और सारे भी जितने भी फैसले होते हैं उस महत्व के द्वारा किए जाते हैं। और एक मिलकर बड़ी पंचायत होती है कई गांव की, उसको परहा बोला जाता है। क्या बोला जाता है,
पर हाँ बोला जाता है। अगर उससे संतुष्ट नहीं होते तो कुटुंब सभा होती है, जिस पे जाकर आप अपने फैसले आपको सही नहीं लगता तो आप वहाँ जाके गुहार लगा सकते हैं। धर्म और संस्कृति में ये लोग सूर्य, चंद्रमा, प्रकृति की पूजा करने वाले हैं। सूर्य की, चंद्रमा की, जंगलों की, प्राकृतिक वस्तुओं की पूजा करते हैं। सरहुल, कर्मा, फागुआ ये त्योहार इनमें मनाए जाते हैं। रामनवमी, नौखनी और जो दशहरा, दिवाली जैसे त्यौहार भी इनके द्वारा मनाए जाते हैं। और जो गांव का पुजारी होता है उसको पाहन बोला जाता है। ये उन लोगों की दिखाई है फोटो। और बदलाव के बाहर क्या है कि राव किला, जमशेदपुर, रांची, धनबाद आदि क्षेत्रों जब नगरों में आने लगे गाँव के बाद और एजुकेटेड लोगों के संपर्क में आए तो इनकी जीवन शैली है जो थोड़ी ही परिवर्तित होने लगी है। और पंचवर्षीय योजनाओं के कारण जनजाति जो लोग हैं उनका कल्याण होने लगा है। ये मैंने कुछ पीपीटी की थी तो नेट से आपके लिए डाली थी कि खासी जनजाति के है ट्राइबल पीपल मेजॉरिटी ऑफ वुमन लिव इन स्टेट ऑफ मेघालय में रहते हैं, नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं, नेबरिंग असम में भी रहते हैं खासी। उसके बाद खासी जो मैंने स्टार्टिंग में करवाई थी, खरिया जनजाति के बारे में नहीं है ये। तो 2-4 पीपीटी हैं, ये देख लेना आप। ओके, ये मैंने वैसे ही डाल दिया वही लास्ट में, आपको देख लेना अगर आपको लगे आपके काम के कि डिफरेंट रीजन में रहते हैं, स्मॉल हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं, रिसेंट जेनेटिक इनमें क्या चेंज हुआ है, ऐसा कुछ है। आज आपकी ये वीडियो यहीं कंप्लीट होती है। कल 2 जनजाति के बारे में और पढ़ेंगे, एक तो आपकी लद्दाखी, एक और भोटिया, और इसके बाद आपकी सारी ट्राइब्स के बारे में कंप्लीट हो जाएगा। और मंडे से फिर हम जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो होगा द कॉन्सेप्ट ऑफ मैन इन्वायरमेंट रिलेशन, मानव पर्यावरण संबंधों की संकल्पना। और आपको भी ये दोनों जनजातियाँ अच्छे से पढ़नी है, नोट्स बना के याद कर लेनी है। ओके, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।